वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 27 जुलाई को है और इसके लिए हम लोग डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए जा चुके हैं। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट आप पहली बार सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहले से सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगी। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन करने के लिए मैं कुछ पार्ट में क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हूँ और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को तो देखना ही है और इसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर से शुरू हो जाएंगे। इससे पहले जो भी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो एक बार अपना स्कोर अब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी किस सब्जेक्ट में गलती हो रही है। अगर वहाँ कहीं पे कमी हो रही है तो आप उनकी क्लासेस करके आप उस सब्जेक्ट को फिर से मजबूत कर लेंगे। जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पेड कोर्स में मतलब अभी भी टाइम है, 27 जुलाई के एग्ज़ाम में आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, कोई कमी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए अदर कोई मैगजीन नहीं फॉलो करनी, जीएस के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, यूपी एग्रीकल्चर सेंसस वगैरह, किसी के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। और साथ में मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी और सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएं जैसे प्रश्न, और वहीं से आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी अभी से कंप्लीट रखिए और वहाँ पर जब आप पेपर सॉल्व करें तो कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर सकें। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते वो इस चैनल पर तो फॉलो करेंगे जो क्लासेस चल रही हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी क्लासेस कर सकते हैं। और यूपीपीसीएस 2025 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और हाँ, जो क्वेश्चन डेली हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व कीजिए और देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसको आप नोट डाउन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला है, किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। सेकंड है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। सी क्या कह रहा है, किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ऑप्शन डी, आर्टिकल 197 जो संविधान में उल्लिखित है, इसके अंतर्गत विधान परिषद धन विधेयकों को कुल 4 महीने तक रोक सकता है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए जो गलत है वो ऑप्शन डी होगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो देखिए, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को पहली बार 3 महीने के लिए रोक सकती है और विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 1 महीने के लिए रोक सकती है, ठीक है। तो यदि इसे विधानसभा द्वारा पुनः पारित किया गया तो विधान परिषद एक साधारण विधेयक को कुल 4 महीने तक रोक सकती है और धन विधेयक के बारे में क्या होगा, केवल 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है। आर्टिकल 197 में दिया गया। यहाँ पर जो कुल 4 महीने दिए गए वो क्यों गलत है, क्योंकि ये किसके बारे में है, ये साधारण विधेयक के बारे में। अगर विधान परिषद के पास साधारण विधेयक भेजा जाएगा तो पहले वो 3 महीने रोकेगा, फिर उसके बाद वो 1 महीने के लिए रोक सकता है। इसलिए क्या होगा, अगर फिर भी कोई भी इसमें चेंज नहीं किया गया तो एज इट इज पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है, धन विधेयक के संबंध में 14 दिन तक बस रोक सकता है। 42nd क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है। हर बार लगभग इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये इतना ईजी है कि ये नहीं गलत होना चाहिए। डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। पार्ट 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। पार्ट 2 में नागरिकता है। 3rd में मौलिक अधिकार है। 4A में मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। 43rd क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गोलकनाथ केस है, सज्जन सिंह केस है, शंकरी प्रसाद केस है और केशवनंद भारती केस है। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहले इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, अब भी पूछे जाते हैं। तो गोलकनाथ वाद कब आया, 1967 में। सज्जन सिंह वाला 1964 में। शंकरी प्रसाद वाला 1951 और केशवानंद आप सभी को याद होगा 1973।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3214, ऑप्शन बी करेक्ट है। 44th क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में बताया जा रहा है, इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये सही दिया गया है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सिविल सेवाओं में सुधार के लिए पीसी होटा समिति का गठन 2004 में किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्टिकल 326, इसके अनुसार इसके अंतर्गत किशोर मताधिकार को मान्यता दी गई है, तो गलत हो जाएगा, किशोर मताधिकार नहीं, यहाँ पर वयस्क मताधिकार होगा, इनको मान्यता दी गई आर्टिकल 326 के तहत। अगला स्टेटमेंट है, वर्ष 1990 में गठित दिनेश गोस्वामी समिति कृषि सुधारों से संबंधित थी, तो देखिए दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में जरूर आई, लेकिन ये निर्वाचन सुधारों से संबंधित थी। तो 4th और 5th इनकरेक्ट हैं, 1, 2 एंड 3 ये हमें किस ऑप्शन में दिए गए हैं? ऑप्शन ए में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 45th क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 294, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख है इसमें। सेकंड, राष्ट्रपति को भारत के संविधान द्वारा अंतर राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। थर्ड, एमवी माथुर ने वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। फोर्थ, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच एक समन्वयक के रूप में कार्य करती है, एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करती है। देखिए कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो पहला बताया जा रहा है आर्टिकल 294, तो राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद के पास विधायी शक्ति है, इससे संबंधित है ये लेकिन आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 249 है, बस थोड़ा सा चेंज है और इसी में हम गलती कर देते हैं। अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? तो वो है राष्ट्रपति के पास, बिल्कुल सही दिया गया है। एमवी माथुर ने वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय के लिए प्रस्ताव दिया था, और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच एक कोऑर्डिनेटर की तरह कार्य करता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 46th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 1793 का चार्टर दिया गया, 1813 का, और संविधान में संशोधन प्रक्रिया के बारे में है कुछ। तो 1793 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था, सही दिया गया है। और 1813 का जो चार्टर, इसके तहत ईसाई मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई, सही है। इसके अलावा आपको एक और याद रखना है, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार था वो 1813 में समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा 1833 में पूर्ण रूप से एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो गया था व्यापार से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सी क्या है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान आयरिश संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। ये क्या होगा? ये गलत दिया गया है, सही विकल्प चुनना है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, हमें सही विकल्प चुनना, ऑप्शन डी हो गई और बी सही है, ठीक है। तो आयरिश संविधान से नहीं लिया गया, संविधान में संशोधन करना है तो साउथ अफ्रीका के संविधान से ही हमारे संविधान में लिया गया है। 47 क्वेश्चन देखेंगे, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। किस देश के संविधान से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है वो देखेंगे, सोर्सेस देखेंगे। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस के, ब्रिटिश के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ज्यादातर पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से, ए का 1 है, 3 ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, नहीं मिल सकता आंसर। अगर मैं बात करूं भारत सरकार अधिनियम 1935 की, इससे क्या लिया गया? तो संघीय योजना ली गई, डी का 3 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? बी में है, मिल गया उत्तर। अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, बी का 2 है। ये भी अगर आपको पता होता, सिर्फ एक ऑप्शन भी पता होता तो मिल जाता, क्योंकि अमेरिका आपने याद रखा होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। और जो मंत्रिमंडल प्रणाली है, सी का 4, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कहाँ से ली? हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। 48 क्वेश्चन अब देखिए, सही विकल्प चुनने, सारे स्टेटमेंट देखते जाइए। 2016 के 102वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत देश में एक नई कर प्रणाली लाई गई, जिसे जीएसटी बोलते हैं, गुड एंड सर्विसेज टैक्स या फिर वस्तु और सेवा कर। इसको लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल 74 का जो खंड 3 है, इसके अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। थर्ड है, भारतीय संविधान में 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कौन सा इसमें से सही है? देखिए,
तो जीएसटी के लिए मार्ग प्रशस्त कब हुआ? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2016 का, पहला गलत हो गया। फिर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में दिया गया कि मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये भी गलत हो गया। फिर क्या सही होगा? तो 42वां संशोधन अधिनियम आया था 1976 में, जिसके जरिए से फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर पार्ट कौन सा जोड़ा गया? तो पार्ट 4A जोड़ा गया। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 51A, याद रहेगा? ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, तीसरा कथन सही है। बस 49th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। सारे स्टेटमेंट देखिए, साइंस से रिलेटेड है। रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता लगाने के लिए रेडार का यूज करते हैं। सेकंड है, अमीटर के द्वारा विद्युत तीव्रता का मापन किया जाता है। थर्ड, वायुदाब कम होने के कारण हवाई जहाज में यात्रा करते समय कलम से स्याही निकलने लगती है। फोर्थ है, तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो कम होता है। साइंस में दिक्कत होती है, इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत है, मुझे पता है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो रेडियो वेव्स की बात की जा रही है। रेडियो वेव्स का यूज किसमें करते हैं? किसी वस्तुओं का पता लगाने के लिए, जो कि इसमें रेडियो वेव्स के द्वारा किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका यूज करें? रेडार का। तो रेडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेजिंग, इसका यूज करते हैं रेडियो वेव्स के थ्रू किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए। पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अमीटर क्या है? तो अमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं? तो इससे हम विद्युत धारा मापते हैं। क्या मापते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, ना कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, गलत हो जाएगा। फिर अगर वायुदाब कम है, आपने देखा होगा, ड्यू टू द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक स्टार्ट्स कमिंग आउट द पेन व्हाइल ट्रैवलिंग इन एरोप्लेन, ये क्या होगा? ये सही होगा, ठीक है। फिर क्या होता है? जो सरफेस टेंशन है ऑयल का, वो किससे कम होता है? वाटर से, ठीक है। तेल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? जल के जो सरफेस टेंशन से होगा कम होगा, इसीलिए तो सतह पर फैल जाएगा। ये भी हमें सही दिया गया है। 1, 3 एंड 4 ये हमें दिया गया ऑप्शन सी में, यही करेक्ट हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना वजन तब अधिक महसूस होता है जब लिफ्ट तेज गति से नीचे की ओर जा रही होती है। कई बार लिफ्ट में ट्रेवल कर चुके हैं, ये आपको महसूस हुआ होगा, तो आप सोचिए ऊपर जाने पे कि नीचे जाने पे। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। थर्ड, डॉपलर प्रभाव के द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जाते हैं। देखिए मैंने सेकंड स्टेटमेंट आपको सही उत्तर ही बोल दिया, शायद आप इसे समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हमसे पूछा गया है। देखिए क्या होगा कि लिफ्ट में बैठा व्यक्ति अपना वजन कब महसूस अधिक करेगा? जब लिफ्ट तेज गति से ऊपर जा रही हो। नीचे जाने पे तो आप हल्का महसूस करते हो, ऊपर जाने पे क्या होता है? भारी महसूस होता है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को, मास इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द सब्सटेंस, करेक्ट है। डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट क्यों यूज करते हैं? तो डॉपलर इफेक्ट का यूज किया जाता है कृत्रिम उपग्रह जो क्या है, जो सैटेलाइट्स हैं, इनसे सुस्पष्टता से, पृथ्वी से सुस्पष्टता से इन्हें ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, केवल पहला ही गलत था, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 51st क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 3 स्टेटमेंट है। पहला है, जब साबुन के बुलबुले को धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश दिया जाता है तो साबुन के बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। सेकेंड है, जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच की ओर गुजरती हैं तो तरंग दैर्ध्य और वेग में परिवर्तन होता है जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। थर्ड है, धूप के चश्मों की पावर शून्य डायोप्टर होती है। सही उत्तर का चयन करना है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो जो साबुन का बुलबुला है, अगर इसको धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश देंगे तो क्या होगा? इसकी जो रेडियस है सोप बबल की वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जो प्रकाश की जो तरंगे हैं वो हवा से जब कांच में गुजरती हैं तो क्या होगा? जो वेवलेंथ है और जो इसकी वेलोसिटी है इसमें चेंज होता है, जबकि क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इसकी अनचेंज रहेगी। धूप के चश्मों का जो पावर होता है वो शून्य डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता किसमें हम मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। यहाँ पर ये करेक्ट होंगे तीनों स्टेटमेंट। 52nd क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों के प्रेषण के लिए आवृत्ति मॉड्यूलन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड है, होलोग्राफी किसी वस्तु की त्रिआयामी प्रतिरूप को रिकॉर्ड करने और पुनः प्रस्तुत करने की तकनीक है। थर्ड है, सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों पैमाने -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समान होते हैं, और इससे रिलेटेड कई बार इस स्टेटमेंट से प्रश्न बने हैं।
पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो सिग्नल्स इन दूरदर्शन ब्रॉडकास्टिंग, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, होलोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए होलोग्राफी क्या करता है, 3D डायग्राम देता है। और जो सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल हैं ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इक्वल होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 53rd क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है मरीजों के पेट के अंदर जांच करने के लिए डॉक्टर एक यंत्र का उपयोग करते हैं जिसे हम एंडोस्कोप कहते हैं। इससे क्या होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। सेकंड है, लाल रंग के न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण ही इसका उपयोग खतरे के संकेतों के लिए करते हैं। प्रकाशीय तंतु प्रकाश के विवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। एक बार इंग्लिश में रीड कीजिए, फिर आंसर पता चलेगा कौन सा गलत है। तो एंडोस्कोप एक टेक्निक है, इसे डॉक्टर यूज करते हैं पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए, अगर जो स्टमक है इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है तो, ठीक है, स्टमक से रिलेटेड डिजीज के लिए। अब होता क्या है, ये जब अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, हमसे गलत पूछा गया ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, ड्यू टू द मिनिमम स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर इट इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल्स। आपने देखा है लाल रंग के सिग्नल लगे होते हैं क्योंकि इसकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए दूर से रेड कलर ढंग से दिख रहा होता है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिल्कुल गलत है। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, ये गलत है और यही हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 54th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है मक्के की फसल में जीन प्रोलैमिन प्रोटीन पाया जाता है, दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है और मूंगफली की फसल में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। पहले भी इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, मुझे याद है। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, मक्के की फसल में कौन सा होता है, जीन प्रोलैमिन प्रोटीन होता है, दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मूंगफली, मूंगफली में आर्जिनिन प्रोटीन होता है। ग्लूटेन कहाँ से आ गया, ग्लूटेन किस में होगा, गेहूं जौ राई में पाया जाएगा ग्लूटेन, ठीक है। मूंगफली में आर्जिनिन होती है। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। सही उत्तर पूछा गया है ना, ऑप्शन ए सही होगा। 55th क्वेश्चन देखिए, उपास्थि अस्थि और संयोजी ऊतक, ठीक है। तो क्या क्या है, इनमें जो अनियमितता है निम्नलिखित में से किस लघु खनिज के कमी का कारण बनती है। irregularities in the growth of cartilage, bone and connective tissues causes the deficiency of which of the following trace mineral, तांबा, जिंक, आयोडीन या मैग्नीज। तो देखिए तांबे की कमी से क्या होता है, ये होता है एनीमिया, तो नहीं होगा। जिंक की कमी से क्या होता है, रफ स्किन हो जाती है या लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, भूख की कमी होने लगती है। आयोडीन की कमी से आप सभी को पता है ग्वाइटर डिजीज किससे रिलेटेड है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन वाला नमक तभी तो खाते हैं। और क्या होता है, जो शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो भी रिटार्ड होने लगता है, रिटार्डेड हो जाता है। मैग्नीज की कमी से क्या होता है, उपास्थि अस्थि और संयोजी ऊतक के विकास में इरेगुलरिटी आ जाती है, और यही हमारा सही उत्तर है। 56th क्वेश्चन देखिए, विटामिन दिए गए हैं और इनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, केमिकल नेम दिए गए हैं। विटामिन B5, B6, B7, B12। आपको पता है वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, बी और सी, ठीक है। तो फिर फैट सॉल्युबल कौन से हैं, A, D, E, K, याद रखिएगा। अब हम प्रश्न पे आते हैं। विटामिन B5 इसे क्या बोलते हैं, पैंटोथेनिक एसिड, करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B6 ये होता है पायरिडॉक्सिन ना कि बायोटीन। बायोटीन होता है विटामिन B7 जिसे विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विटामिन B12 कोवैलेमिन बोलते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, राइट आंसर ऑप्शन बी है। 57th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हेपेटाइटिस बी के बारे में दिया गया, इसका कॉजिंग एजेंट क्या है, वायरस से होने वाली डिजीज है। एड्स बताया जा रहा है, इसके परीक्षण के लिए इसका टेस्ट कैसे करते हैं, एलिजा के द्वारा। एलाइजा एक टेस्ट होता है। कुष्ठ रोग, टिटेनस और हैजा सभी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखिए हेपेटाइटिस बी किसकी वजह से होता है, एक वायरस से होने वाली डिजीज है और लीवर को अफेक्ट करती है, बिल्कुल सही है। एड्स का क्या है, एड्स किससे होता है, एड्स होता है HIV वायरस से, ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से, ठीक है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम,
ठीक है। तो ये किसके, इसका टेस्ट करना है, एलाइजा टेस्ट होता है, ठीक है। वेल्स बने होते हैं छोटे छोटे कुएं टाइप में, अब वेल्स बोलूंगी तो बड़े वाले कुएं ना सोच लीजिएगा, एक पैलेट होती है, उसमें छोटे छोटे से ड्रॉप फिल करके कराया जाता है, एलाइजा टेस्ट होता है। कभी मैं आपको समझा दूंगी, इतना साइंस के टर्म आपको समझने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस रट लीजिए, ठीक है। कुष्ठ रोग क्या होता है, ये टिटेनस और हैजा, ये सभी वायरस से होने वाली डिजीज है, कितनी बार पढ़ा है, बैक्टीरिया से होती हैं। कौन सा, लेप्रेसी हो गया, टिटेनस हो गया, कॉलेरा हो गया, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, पहला और दूसरा ही कथन सही है। होमवर्क है आपके लिए, बैक्टीरियल डिजीज सारी आप कमेंट करके बताएंगे और उनके कॉजिंग एजेंट भी, जो पढ़ रहे हैं सीरियसली वो कमेंट करेंगे, ठीक है। 58 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखिए क्या दिया गया। पहले एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड किसे बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं, तो ये घाव भरने में सहायक होता है बोला जा रहा है। सेकंड है, पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से इताई इताई रोग होता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में कैल्सीफेरॉल बनता है। बताइए कौन सा कथन इसमें से गलत है, ये भी ध्यान देना है क्या पूछा गया है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है, सही है। पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से बेरी बेरी डिजीज होती है, ताई ताई यहाँ कहाँ आ गया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल बनाता है, यहाँ पर बनता है, तो आपसे बोला जाता है ना धूप में बैठा करिए विटामिन डी मिलेगी, कैल्सीफेरॉल ही है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कौन सा गलत है, ऑप्शन बी दूसरा, केवल दूसरा कथन गलत है। 59 क्वेश्चन देखिए, रंगीन कांच और मिश्र धातुएं निम्नलिखित में से किस कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। ठोस एरोसॉल, ठोस सॉल, सॉल या फिर पायस, सभी का मैं एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है, तो कलर ग्लास और एलॉय का पूछा गया है। तो देखिए कोलाइडी विलयन में बताएं, जैसे ठोस एरोसॉल दिया गया, धुआं और धूल का होता है ये, ठीक है। ये उदाहरण किसका हो गया, धुआं और धूल का। एरोसॉल धुआं और कोहरा का, याद रहेगा। ठोस सॉल किसका होता है, रंगीन कांच और मिश्र धातुएं, सही उत्तर मिल गया। सॉल किसका होता है, तो सॉल होता है कोशिका तरल या फिर स्याही का। पायस क्रीम और मक्खन का क्या हो गया, पायस हो गया सॉल्यूशन। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। एक तरफ हमें देखिए क्या क्या दिया गया, वुड स्प्रिट, ग्लोबल सॉल्ट, स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। इनके हम लोग साइंटिफिक या केमिकल नेम देखेंगे। मिथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इनको कॉमन नेम क्या है इनका और कौन से हैं, इनको मैच करेंगे। कोई एक याद है तो भी मैच करिए। वुड स्प्रिट किसे बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल को। ए का 1, 3 ऑप्शन दे दिए गए, बताइए। ग्लोबल सॉल्ट किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं सोडियम सल्फेट को, पी का 3, सोडियम सल्फेट ग्लोबल सॉल्ट, ठीक है। स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन एथिल अल्कोहल को बोलते हैं। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट ये क्या है, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 1 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 4 है। वुड स्पिरिट किसे बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल को। सॉल्ट पीटर याद रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट पीटर। बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट। बाई लगा हो मतलब कि ये क्या काम वाली बाई से रिलेट कर लो, चलो बाई क्या करती, खाना पकाती, बेकिंग बेक कर रही है, बेकिंग सोडा, ठीक है। याद कर सकते हो, ऐसे कुछ टर्म्स आ जाते हैं तो याद हो जाता है। या फिर बेकिंग से यहाँ पर बाई और बेकिंग आ रहा है तो फिर तो भी बा करके आप ऐसे याद कर लो, जैसे भी याद कर सकते हो, फिर रखो। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, ग्लोबल सॉल्ट सोडियम सल्फेट है, फिर स्पिरिट ऑफ सॉल्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बुझा हुआ चूना, या स्लेक्ड लाइम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। स्पिरिट ऑफ वाइन एथिल अल्कोहल को बोलते हैं। सोडा एस सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। ये कुछ कॉमन नेम मैंने बताए, क्लास भी अलग से अवेलेबल है और केमिकल फार्मूला भी मैंने लर्न कराया। जिनको इसमें दिक्कत है वो वाला चैप्टर तैयार कर लीजिए।